नमस्कार दोस्तों, सिविल एग्जाम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हो गई कौन सा 10 मई हो गई है और 10 मई के करंट अफेयर्स की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगी जो कि यूपीएससी प्लस आल स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं। तो जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे सर्च करके देख सकते हैं सिविल एग्जाम स्टडी को। तो चलिए देखते हैं आज की पहली टॉपिक क्या है। तो पहली टॉपिक है कि आयुष संजीवनी ऐप। तो देखते हैं कि क्या है कि 7 मई 2020 को जो है 7 मई 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यानी यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ने जो आयुष संजीवनी ऐप और 2 आयुष आधारित वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किए हैं। अब जानते हैं संजीवनी ऐप के बारे में कि तो आयुष संजीवनी ऐप को आयुष मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी MEITY द्वारा विकसित किया गया है। इस ऐप से जो है लोगों के बीच आयुष से संबंधित सिफारिशों एवं विभिन्न कदमों की स्वीकार्यता तथा उपयोग के साथ कोविड-19 के उन्मूलन में उनके प्रभाव से जुड़े जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी। इस ऐप को देश के 50 लाख लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और जो 2 आयुष आधारित वैज्ञानिक अध्ययन तो रोग निरोधक के रूप में और कोविड-19 के मानक उपचार में आयुर्वेद के उपयोग पर सहयोगात्मक नैदानिकी अनुसंधान अध्ययन। ठीक है, तो यह जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के तकनीक सहयोग से वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR के माध्यम से आयुष मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और जो है केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संयुक्त पहल होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC के वाइस चेयरमैन डॉक्टर भूषण पटवर्धन की अध्यक्षता वाली इंटरडिसिप्लिनरी आयुष R&D टास्क फोर्स ने जो है अश्वगंधा यशगिमधु और गुदुची पीपली और एक पाली हर्बल फार्मुलेशन यानी आयुष 64 जैसी 4 विभिन्न औषधियों के अध्ययन के लिए देश के विभिन्न संगठनों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की समीक्षा परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से कोविड-19 पॉजिटिव मामलों के रोग निरोधक अध्ययन एवं मानक उपचार के लिए नैदानिकी प्रोटोकॉल तैयार किए गए हैं। इसमें से विभिन्न निम्नलिखित 2 शामिल हैं। तो पहला कि कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य जोखिम वाले मामलों में SARS CoV-2 उपचार के लिए अश्वगंधा। निम्न माध्यम से जो है कोविड-19 के उपचार के लिए सहायक उपचार के मानक के रूप में आयुर्वेद के प्रभावों का अनुसंधान मूलक परीक्षण करना। दूसरा है कि उच्च जोखिम वाली आबादी यानी कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए आयुष आधारित रोग प्रतिरोधी प्रभावों पर पारंपरिक अध्ययन। तो इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य में कोविड-19 के लिए जो है आयुष हस्तक्षेपों की निवारक क्षमता का आकलन एवं भारी जोखिम वाली आबादी में जीवन की गुणवत्ता में सुधार का आकलन करना शामिल है। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है कि सुंदरबन सभी लोग जानते हैं। सुंदरबन क्या है तो हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बताया कि सुंदरबन क्षेत्र में बाघों की संख्या 2018-19 से में जो 88 से बढ़कर 2019-20 में 96 तक पहुंच गई है। तो प्रमुख बिंदु क्या है इसके मुख्य बिंदु कि सुंदर मैंग्रोव वन जो है 2585 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसमें जो है सुंदरबन टाइगर रिजर्व और दक्षिण 24 परगना डिवीजन शामिल है यानी 24 परगना शामिल है।
24 परगना जो यानी दक्षिण डिवीजन में 23 बाघ, जबकि सुंदरबन टाइगर रिजर्व के 4 डिवीजनों में 73 बाघों की उपस्थिति को दर्ज किया गया है। अब जानते हैं सुंदरबन के बारे में। तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले के 29 विकास खंडों में फैला हुआ है। यह भारत एवं बांग्लादेश दोनों देशों में फैला हुआ दलदली वन क्षेत्र है। यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी नामक वृक्षों के कारण प्रसिद्ध है। भारतीय क्षेत्र में स्थित सुंदरबन को जो 1987 में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। सुंदरबन को जो है 1987 में यूनेस्को यानी विश्व धरोहर के स्थल के रूप में घोषित किया गया था। यह जो 9630 वर्ग किलोमीटर में फैला गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का हिस्सा है। इस क्षेत्र में 104 द्वीप भी है। यहाँ जीव जंतुओं की लगभग 2487 प्रजातियां हैं। इस क्षेत्र में पाए जाने वाला प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर्स यहाँ की जलीय परिस्थितियों के अनुकूल है। यह रॉयल बंगाल टाइगर तैर भी सकता है। अन्य वन्यजीव प्रजातियां छोटे पंख वाले एशियाई ऊदबिलाव, गंगा डॉल्फिन, नेवला तथा सीसस बंदर भी उपस्थित हैं इसमें। अब देखते हैं तीसरी टॉपिक है हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी क्या है? तो हाल ही में कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रही भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से सुचारू गति देने के लिए हेलीकॉप्टर मनी यानी हेलीकॉप्टर मनी जैसे अवधारणा चर्चा के केंद्र बिंदु में है। प्रमुख बिंदु क्या देखते हैं? हेलीकॉप्टर मनी क्या है? तो जो एक अपरंपरागत मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उद्देश्य किसी संघर्षरत अर्थव्यवस्था को फिर से गति देना है। इससे बड़ी धनराशि का मुद्रण किया जाता है। और फिर इससे जनता में वितरित किया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग आपूर्ति के मध्य एवं संतुलन कायम होता है। परिणामतः जो अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर आ जाती है। हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा दी गई थी। इसकी अवधारणा किसके? अमेरिकी अर्थशास्त्री थे मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा दी गई थी। यह मूल रूप से हेलीकॉप्टर द्वारा आसमान से पैसा गिराने को दर्शाता है। यह मूल रूप से क्या है? आसमान से पैसा गिराने को दर्शाता है। मिल्टन फ्रीडमैन ने इस शब्द यानी हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल एक संघर्षरत अर्थव्यवस्था को पुनः जो है ट्रैक पर लाने के लिए अप्रत्याशित रूप से धन की डंपिंग करने के लिए किया था। इस तरह की नीति के तहत केंद्रीय बैंक सरकार के माध्यम से धन की आपूर्ति को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाता है और मांग में मुद्रास्फीति को बढ़ाने के उद्देश्य से जनसंख्या में नई नकदी वितरित करता है। अब देखते हैं क्या टॉपिक अगली कि रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं यानी 159वीं जयंती। तो देखते हैं कि 7 मई 2020 को देश भर में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती मनाई गई। तो इसके बारे में मुख्य बिंदु देखते हैं कि रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म जो है ब्रिटिश भारत में जो बंगाल की प्रेसिडेंसी कलकत्ता है, अब जो है कोलकाता में है, अब कोलकाता है में 7 मई 1861 को हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के एक प्रमुख नेता देवेंद्रनाथ टैगोर के पुत्र थे। किसके थे? देवेंद्रनाथ टैगोर के पुत्र थे। ब्रह्म समाज 19वीं शताब्दी में बंगाल में एक नया धार्मिक संप्रदाय था जिसे हिंदू धर्म के अंतिम अद्वैतवादी दर्शन को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था। यह हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय यानी भारतीय पुनर्जागरण जिनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है ने क्या की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का बागडोर महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाली, जो कि वर्ष 1842 में इसमें सम्मिलित हुए थे।
रवीन्द्रनाथ टैगोर के सबसे बड़े भाई द्विज द्विजेंद्रनाथ द्विजेंद्रनाथ एक दार्शनिक एवं कवि थे, जबकि एक अन्य भाई देवेंद्रनाथ सत्येंद्र एक भाई जो है सत्येंद्रनाथ पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें ऑल यूरोपियन इंडियन सिविल सर्विस के लिए नियुक्त किया गया था। रवीन्द्रनाथ टैगोर को अन्य नामों जैसे भानु सिंह ठाकुर यानी भोनिता, गुरुदेव, कवि गुरु और विश्वा कावी के नाम से भी जाना जाता था। रवीन्द्रनाथ टैगोर एक नीतिज्ञ, कवि, संगीतकार, कलाकार, आयुर्वेद शोधकर्ता भी थे। उन्होंने जो बंगाली साहित्य एवं संगीत के साथ साथ 19वीं सदी के अंत तक 20वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रासंगिक आधुनिक वाद के साथ भारतीय कला का पुनरुत्थान किया। रवीन्द्रनाथ टैगोर के गीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ठुमरी शैली से प्रभावित थे। अब देखते हैं इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो रवीन्द्रनाथ टैगोर को जिनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार जो है जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। इनकी संवेदनशील एवं बेहतरीन कविता के लिए पुरस्कार दिया गया था। गीतांजलि की लोकप्रियता के कारण इसका अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, रूसी आदि भाषाओं में अनुवाद किया गया। रवीन्द्रनाथ टैगोर की अन्य कृतियों में काबुलीवाला, मास्टर साहब और पोस्ट मास्टर आज भी लोकप्रिय कहानियां हैं। तो दो देशों के राष्ट्रगान के रचयिता थे रवीन्द्रनाथ टैगोर। तो देखते हैं कि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के यानी जनगण मन और बांग्लादेश हमार सोना बांग्ला का राष्ट्रगीत लिखा। वह ऐसा करने वाले एकमात्र कवि हैं जिनके द्वारा दो देशों के राष्ट्रीय गान को लिखा गया है। तो भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में भूमिका इनकी क्या रही है। तो देखते हैं इनके जो है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपने गैर भावुक और दूरदर्शी तरीके से समय समय पर भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में हिस्सा लिया और वे आधुनिक भारत के राजनीतिक पिता महात्मा गांधी के मित्र थे। किंतु जो है रवीन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के बीच राष्ट्रवाद तथा मानवता को लेकर वैचारिक मतभेद था। जहां महात्मा गांधी पहले पायदान पर राष्ट्र को रखते थे, वहीं टैगोर मानवता को राष्ट्रवाद के अधिक महत्व देते थे। मानवता को क्या करते थे, राष्ट्रवाद से अधिक महत्व देते थे। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने जो है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। यानी रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। 16 अक्टूबर 1905 को जो कोलकाता में रवीन्द्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में रक्षा बंधन उत्सव मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को कोलकाता में रवीन्द्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में रक्षा बंधन का उत्सव मनाया गया, जिसने बंग भंग आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। इस आंदोलन ने भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात किया। वर्ष 1915 में ब्रिटिश सरकार ने जो रवीन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी, किंतु 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हुए अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। गौरतलब है कि नाइटहुड की उपाधि मिलने के बाद नाम के साथ सर लगाया गया जाता था। 7 अगस्त 1947 को कलकत्ता में रवीन्द्रनाथ टैगोर का देहांत हो गया। एक बंगला कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार, चित्रकार के रूप में तथा भारतीय संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ के रूप में पश्चिमी देशों का परिचय और पश्चिमी देशों की संस्कृति से भारत का परिचय कराने में रवीन्द्रनाथ टैगोर की अहम भूमिका रही। तो ये थी कौन से 10 मई की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के टॉपिक्स थी। तो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड की जाती है जो कि सिविल एग्जामिनेशन किसी सिविल परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है, यूपीएससी प्लस ऑल स्टेट एग्जाम्स के लिए। तो
चिड़िया स्टडी को जरूर सब्सक्राइब रखें और डेली अपडेट के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।